Hello everyone, welcome to Sacred Civil and Sacred Gurukul. So this is the chapter of important question part 1. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि I'm just going to discuss few important questions. Those questions are important for your objective as well as your conventional examination. जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम कन्वेंशनल के फॉर्म में देखेंगे, लेकिन उसी समय मैं आपको ये मेंशन करते जाऊंगा कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन या दिस पर्टिकुलर टाइप इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि गेट का एग्जाम का जो लेवल होता है वो अलग होता है, ईएस के लिए अलग होते हैं, स्टेट सर्विसेज की बात करें वहाँ पे भी अलग होते हैं, एसएससी जेई की बात करें, देखो सिलेबस आपके लिए सब जगह सेम है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो चेंजेज होते जाते हैं। राइट, क्लियर? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 है। तो हमने जो चैप्टर डिस्कस किए हैं अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो उससे किस तरीके के सवाल आते हैं अभी ये तो चलो अब कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल के साथ कुछ मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको कराऊंगा, एक सेशन ऑब्जेक्टिव का कराऊंगा, जिस सेशन में पर्टिकुलर चैप्टर बाय चैप्टर, इसके बाद जैसे कन्वेंशनल कंप्लीट होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। गॉट इट? तो क्या जैसे कि काफी सारे एग्जामिनेशन है जहां पे कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव सारी चीज पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका ये है कि steel specimen of 12 mm diameter extended by 6.31 into 10 to the power minus 2 mm over a gauge length of the 150 mm when subjected to a axial load of 10 kilonewton. The same specimen undergoes a twist of 0.5 degree on a length of 150 mm. Over a twisting moment of 10 Newton meter. Using the above data, determine the elastic constant E, mu, Z and K. क्या कहा आपको यहाँ पे कि कोई एक स्पेसिमेन है, कोई स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का जो सर्कुलर स्पेसिमेन है, यानी कि कोई ट्यूब के फॉर्म में सॉलिड सर्कुलर बार की बात कर रहे हैं, तो उसका जो डायमीटर है वो 12 mm का है। गॉट इट? उसमें अगर जो भी लोड लगाते हैं तो जो एक्सटेंशन हो रहा है कितना, 10 किलोटन लोड के कारण जो एक्सटेंशन हो रहा है 6.31 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2 mm। गॉट इट? यानी कि कुछ डेल्टा का वैल्यू दे दिया कि डेल्टा एल हमारा क्या हो जा रहा है। इसके बाद सवाल क्या है कि जो गेज लेंथ है, जो टोटल लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन है, दैट इज द 150 mm। ये तो पहला पार्ट है। इसी में सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि सेम स्पेसिमेन पे अगर हम 0.5 डिग्री का ट्विस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो यानी कि थीटा का वैल्यू 0.5 डिग्री है, लेंथ आपका सेम है 150 mm, तो क्या हो जाएगा, जो आपका ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टॉर्क जो लग रहा है 10 न्यूटन मीटर लग रहा है, तो ई, म्यू, जी और के का वैल्यू क्या होगा। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि टॉर्जन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस क्या होता है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों के बिहाफ पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जस्ट फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक तो आपका होता है m बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर इक्वल्स टू एफ बाई वाई, और जो सेकेंड वन होता है वो होता है टाउ बाई आर टी बाई आई पी इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, वी आई, इसको रट लीजिएगा, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। कहीं कहीं एफ के जगह आपको सिग्मा भी मिलेगा, तो और सिग्मा भी लिख लीजिए आप। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको हम बेंडिंग इक्वेशन भी बोलते हैं और इसको फ्लक्सुअल इक्वेशन भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज हो गया। इसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, फ्लक्सुअल टॉर्जन इक्वेशंस। तो इसको बोलेंगे हम बेंडिंग इक्वेशंस, फर्स्ट वन को, और जो सेकेंड वन है इसको हम टॉर्जन बोलेंगे इक्वेशन। इसी को और क्या बोल सकते हैं, फ्लक्सुअल इक्वेशन भी बोलते हैं, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। इसी को फ्लक्सुअल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो अब सवाल आपके पास ये है कि कोई स्टील स्पेसिमेन है, तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब थोड़ा सा इसके लिए एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर क्या कहलाता है वो हम देखते हैं।
तो कम टू द पॉइंट कि जैसे मान लिया कि कोई स्पेसिमेन है लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें एक्सटेंशन हुआ है 10 किलो न्यूटन के कारण, तो इसको हम डॉटेड लाइन में दिखाते हैं। गॉट इट? दिस इज द 10 किलो न्यूटन। डेल्टा का वैल्यू आपके पास दे रखा है कि दिस इज द डेल्टा एल। ये टोटल लेंथ आपका एल हो गया, जो गेज लेंथ दे रखा था 150 mm का। गॉट इट? ओके, आप दोनों तरीके से डेल्टा बाई टू, डेल्टा एल बाई टू, डेल्टा एल बाई टू दिखा सकते हो, एक साइड भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला कंडीशन तो ये कहा। दूसरा क्या कहा है, फर्स्ट वन का ये कंडीशन है ना, फर्स्ट लाइन का जो मतलब है यही है कि स्टेल स्पेसिमेन ऑफ द 12 mm डायमीटर, डायमीटर भी शो कर देते हैं, एंड एक्सटेंशन आपको डेल्टा एल दिखा दिया, गेज लेंथ आपको 150 का दिखा दिया, 10 किलो का लोड दिखा दिया। सेकंड में क्या, द स्पेसिमेन सेम स्पेसिमेन, स्पेसिमेन में कोई चेंज नहीं हो रही, इट मींस कि डायमीटर इज द सेम 12 mm डायमीटर, एंड जो ट्विस्टिंग है दैट इज अ थीटा वैल्यू इज 0.5 डिग्री। तो डिग्री में इसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ आपको सेम है, मोमेंट यानी कि टॉर्क जो दे रखा है, ट्विस्टिंग मोमेंट यानी कि टॉर्जनल मोमेंट दे रखा है 10 न्यूटन मीटर। तो जस्ट ड्रॉ द अनदर वन फिगर, सेकंड फिगर के लिए कुछ इस तरीके से। ये आपका स्पेसिमेन है, टॉर्क कितना लग रहा है 10, किलो न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर है ना कि किलो न्यूटन है, दैट वाज द न्यूटन मीटर है। सो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 न्यूटन मीटर, यहाँ भी 10 न्यूटन मीटर। लेंथ आपका तो सेम ही है, एज इट इज सेम लेंथ 150 का है, डाया इज ऑल्सो सेम। सो अब सवाल ये है कि इसके लिए जो गेज लेंथ जो दे रखा था, तो गॉज लेंथ कितना है भाई 150 mm। उसके बाद आपको डेल्टा एल का वैल्यू दे रखा है, कितना था 6.31 इंटू 10⁻⁻² mm, ये भी क्लियर है। डायमीटर भी आपको लिख देते हैं नीचे, डाया इक्वल्स टू कितना हो गया था 12 mm। इस तरीके से सेम चीज यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, गेज लेंथ। दो अलग अलग क्वेश्चन है ना, देखो हमारा क्वेश्चंस करने का मतलब ये होता है कि अगर पेपर में किसी भी तरीके का सवाल आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व करो। ट्राई करना है आपको क्या कि एक ही क्वेश्चन में जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकता है, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है, उन सारे चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो 0.5 डिग्री में उसको रेडियन में यानी कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको रेडियन में आ गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार सॉल्व कर लीजिए आप, साथ साथ सॉल्व करते जाइए। जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आएगा 8.73 इंटू 10⁻³ रेडियन। गॉट इट? ये आपको रेडियन में आ गया। अब उसी तरीके से आपके पास लेंथ आपको पता है, गेज लेंथ, थीटा आपको पता चल गया। अब डायमीटर भी लिख लीजिए साथ साथ, क्योंकि सेम स्पेसिमेन है तो 12 mm। तो ये तीन अलग अलग आपके पास डेटा आ गया, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, एंड दैट इज द थर्ड वन। यहाँ पे भी सेम, फर्स्ट गेज लेंथ, जो आपका एक्सटेंशन है यानी डेल्टा का वैल्यू, और डाया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल वी कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट ई, म्यू, जी और के। इसी क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, इसी क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि आपको फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, रिलेशन भी आपको बताया था कि ई, म्यू और के का रिलेशन क्या होता है, ई, म्यू और जी का रिलेशन क्या होता है, म्यू, जी, के का रिलेशन क्या होता है, मतलब सारे के सारे रिलेशंस मैंने आपको बता रखे हैं।
तो जस्ट लर्न दैट पर्टिकुलर इक्वेशंस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, पीछे इक्वेशंस पे जाने और वहां से सॉल्व करने हैं। कहने का मतलब है कि जो भी चैप्टर से चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या क्या है कंटेंट, तो वो स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसके, आपको पढ़ लेना। अगर नहीं पता होगा, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे अगर होंगे आप, तो आप वहां से पूछ लेना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे आपको प्लेलिस्ट बना हुआ इसी प्लेलिस्ट में ऊपर ही है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द ई वैल्यू। कैलकुलेट ई, द फर्स्ट कैलकुलेशन इज द ई, कैलकुलेशन ऑफ ई। तो ई का जब कैलकुलेशन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पता होता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल बाई, पी एल बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल के केस में आप एप्सिलॉन लिख सकते हैं हम। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल बाई, डेल्टा एल का वैल्यू अगर आपको बस पता है तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू पी एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। इज इट क्लियर? क्या हम इसको इस तरीके से ए इंटू डेल्टा एल। तो कैसे कैसे करेंगे, सो देखिए ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बराबर पी का वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ ऑफ द 3 न्यूटन में था, 10 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन में था, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, पहला आ गया पी। डेल्टा एल का वैल्यू आपका 150 mm, ठीक है भाई, 150 mm बाई डेल्टा एल। ए कितना आपको आएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई इंटू 12² बाई 4, तो ये आपका एरिया भी निकल गया। इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल का वैल्यू तो आपको 6.31 दिया हुआ है, 6.31 इंटू 10⁻⁻²। कभी भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यूनिट आपको सबका सेम रख के चलना है, ध्यान रखना है यूनिट गलती नहीं करना है। अगर आप न्यूटन में लेके चलो तो सारों को न्यूटन में लेके चलो, एमएम में लेके रखे हो तो एमएम, मीटर, ऐसा नहीं है कि मीटर को एक को मीटर में रखा है, एक को एमएम में रखा है, एक को न्यूटन में रखा है, एक को किलोमीटर में रखा है, तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट का कैलकुलेशन, यूनिट का ध्यान रखना। सो व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस यू विल जस्ट गेट द वैल्यू। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा 2.10। साथ साथ सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। 10⁵ न्यूटन पर mm²। गॉट इट? तो ए का, ई का वैल्यू आपको निकल गया। सबसे पहला जो आपका इक्वेशन आया ई, एक तो आपका कैलकुलेट हो गया। ई इक्वल टू क्या होगा, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। गॉट इट? तो एक सवाल आपके साथ क्लियर, पहला चीज कि ई का वैल्यू क्या कहला रहा और किस तरीके से निकलेगा, इट्स वेरी सिंपल। तो ये हो गया। अब सवाल क्या कहलाता है कि आपके पास रिलेशन है ई के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में, म्यू के रिस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं आपको जी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस के केस में आप पीछे वाला फॉर्मूला देखो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि टाउ बाई आर इक्वल्स टू टी बाई आई पी इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। टाउ आपको शियर स्ट्रेसेस है, आर आपका रेडियस है, टी आपका टॉर्क कह सकते हो, टॉर्जन कह सकते हो, आईपी आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जी आपका शियर मॉडुलस हो गया, थीटा आपको एंगल हो गया, और एल इज द लेंथ। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस दे आर गिवन एज ए थीटा। तो क्या हम किसी दो टर्म को एक साथ लेके चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल लेके चल, यू कैन टेक एनी टू। चाहे आप टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल ले लो, टी बाई आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल, जो भी आपको इच्छा है ले सकते हो। इवन टाउ बाई आर को टी बाई आई पी भी ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड। तो कैसे इस चीज को एनालाइज करोगे, तो आप डेटा देखोगे कि आपके पास गिवन डेटा क्या है। तो आपके पास जो गिवन डेटा है दैट इज डी यानी कि डायमीटर, थीटा यानी कि ट्विस्ट दे रखा है, टॉर्क। तो क्या हम इसके थ्रू लेके चल सकते हैं? और यहां से जी एल भी दिया हुआ, तो जी कैलकुलेट। तो अगर इन दोनों को लेके चलते हैं, इन दोनों लास्ट वाले टर्म को, कि टी बाई आई पी इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। गॉट इट? तो जब ई निकल जाएगा, जी निकल जाएगा, तो क्या आप म्यू कैलकुलेट कर लोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पीछे आपने इक्वेशन पढ़ रखा है, उस तरह से के भी निकाल लोगे। तो आइए नीचे। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम टॉर्जन इक्वेशंस, देखो यहाँ पे चार ऑब्जेक्टिव है, कन्वेंशनल तो है, ये चार ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। फ्रॉम टॉर्जन इक्वेशन
T बाई आई पी इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। तो क्या आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? थीटा इधर है टी इंटू एल बाई जी इंटू आई पी। अब सवाल आपके सामने ये है कि आईपी क्या होता है? दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या कहीं कहीं पे जे भी लिखा होता है, तो कहीं कहीं पे आईपी बराबर जे भी लिखा होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईपी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आईपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आईपी इक्वल्स टू पाई डी टू द पावर ऑफ 4 बाई 32। एक्चुअली में आईपी यानी कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो डी टू द पावर ऑफ पाई डी टू द पावर 32 पाई डी टू द पावर 4 बाई 32 हमने कर लिया। सो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई इंटू 12 टू द पावर ऑफ 4 बाई 32। सॉल्व करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? mm टू द पावर ऑफ 4 में। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट, साथ साथ सॉल्व कर लीजिए, मिला लीजिए, सही है आपका भी कि नहीं? ओके, इट्स कमिंग 2.0303575 into 10 to the power of 3 mm to the power of 4। गॉट इट। तो अब इस केस में आपका जो आईपी का वैल्यू है वो आपको निकल गया। तो आईपी निकल गया, टी आपको पता है, एल पता है, थीटा पता है और जे पता है, यानी आईपी पता है। यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। सो थीटा अगर आपसे पूछा तो थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल लोगे, जी आपसे पूछेगा तो जी के रेस्पेक्ट में निकालोगे। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है जी। तो जी बराबर, जी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी इंटू एल बाई आई पी इंटू थीटा। वैल्यू पुट कर दे। टी कितना था आपको? 10 था। 10 न्यूटन मीटर है सर, वो एमएम नहीं है। हाँ, 10 न्यूटन मीटर है। तो विल जस्ट कन्वर्ट दिस मीटर इनटू एमएम। तो क्या करेंगे एमएम में कन्वर्ट करने के लिए? 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 न्यूटन एमएम में 10 पावर 3 न्यूटन एमएम हो जाएंगे। उसके बाद आपको लेंथ आपको 150 एमएम एज इट इज दिया हुआ। थीटा का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था 8.73 × 10⁻³ और आईपी आपने नीचे कैलकुलेट ही किया है अभी। सो जस्ट नोट डाउन द वैल्यू। टी कितना आपका? 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ द 3, ये आपका आ गया न्यूटन एमएम में। चलिए मैं यहाँ पे यूनिट भी लिख देता हूँ साथ साथ। ये आपको एल का वैल्यू 150 एमएम है, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा आपको समझने में। फिर उसके बाद 8.73 इंटू 10 टू पावर -3, ये आपको रेडियन में है, इंटू आईपी का वैल्यू कितना भी कैलकुलेट 2.0303575 10 पावर 3। ओके, ये आपको रेडियन में है, ये mm टू द पावर ऑफ 4 में है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो कितना आता है वैल्यू वो चेक कर लिया। आप साथ साथ कैलकुलेट कर लिए। 10 इंटू 3 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 8.73 इंटू 10⁻³ इंटू 2.0375 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 8.44 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गॉट इट। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी इजिली। तो जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8.44 इंटू 10 टू पावर ऑफ द 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ जी। तो जी आपसे निकल गया, जी का वैल्यू क्या कहला रहा है, ये चीजें यहाँ पे आपके सामने है। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? इफ यू नो द वैल्यू ऑफ जी एंड इफ यू नो द वैल्यू ऑफ ई, वी नो टू वैल्यूज ना, पहला आपका ई का वैल्यू आया फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन आपके सामने जी का वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यू को अगर आपके सामने दे रखा है तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू एंड के? तो नाउ द नेक्स्ट वन, we know that
इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एंड फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये दोनों का दोनों फॉर्मूला मैं बता रखा हूं। गॉट इट? दोनों इक्वेशन आपके सामने क्लियर होंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने पहले ही बताया था कि इस पे हर बार क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दो इक्वेशंस आपके सामने तो क्लियर हो गए कि ये दोनों इक्वेशन आपको रट के रखना है। तो ई पता है, जी पता है, तो पहले इक्वेशन से आप म्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और ई पता है, म्यू पता है, तो सेकंड इक्वेशन से आप के कैलकुलेट कर लेंगे। गॉट इट? तो फॉर म्यू कैलकुलेशंस, म्यू कैलकुलेशंस के लिए क्या यूज करेंगे? म्यू इज फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई बाई 2g माइनस 1, ई बाई 2g माइनस 1। तो ई का वैल्यू आपको पता है, ई इक्वल्स टू कितना है? 2.1 इंटू 10 टू पावर ऑफ द 5 बाई 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है आपको पीछे? 8.4 8.44 इंटू 10 टू पावर ऑफ 4 माइनस 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा म्यू का 0.245। इवन मैंने आपको रेंज भी बता रखा है कि व्हाट आर द वैल्यू, व्हाट आर द रेंज ऑफ म्यू। म्यू का रेंज क्या होगा, किसी भी माइल्ड स्टील के लिए क्या होता है, इवन कॉन्क्रीट के लिए क्या होता है, एल्युमिनियम के लिए क्या होता है, कॉर्क के लिए क्या होता है। ये -1 से लेके 0.5 के बीच में वेरी करता है। 0 से लेके 0.5 की बात करें तो इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं। अगर हम लेस देन 0 की बात करते हैं, दैट इज द रेहोपेटिक मटेरियल की बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन टिश्यू। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स। तो म्यू आपको अगर ज्यादा, सपोज दैट कि म्यू का वैल्यू अगर 0.2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपको पता है कि क्वेश्चन आपके गलत बन रहे हैं, सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है। तो इस तरीके से खुद को एनालाइज कर सकते हो, फाइंड आउट करके बता सकते हो कि हाँ हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो 0.245 आ रहा है, इट मींस कि दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस रेंज के बीच में ही आ रहा है, 0 से लेकर 0.5 के बीच में। सो म्यू का वैल्यू आपका ये आ गया। सो थर्ड वन आपका जो कैलकुलेशन था, थर्ड वन भी आपके निकल गए, क्या हो जाएगा? म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू 0.245। गॉट इट? तो इस तरीके से आपका म्यू भी निकल गया। अब लास्ट वन आपके पास क्या बचा? के। तो नाउ द कैलकुलेशन ऑफ के कैलकुलेशन। अब आखिरी में आपको ये बता दूंगा कि ये क्वेश्चन को कैसे हम एनालाइज करेंगे, कैसे हम टर्म्स को देखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास इक्वेशंस क्या? कैलकुलेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो भी आपने लिखा था, दोनों ऊपर का इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो कि E इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू है। तो म्यू पता है, E पता है, K निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आ जाइए। तो E इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। क्यों मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, इसके पीछे एक सिंगल सा रीजन है कि आपको चीजें याद हो जाए। और पेपर में आपके सामने डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इन चारों इक्वेशन से कोई ना कोई होते हैं। तो ई का वैल्यू एज यू नो कि 2.10 इंटू 10 टू पावर ऑफ द 5, और 3 तो 3 ही रहेगा, 1 माइनस 2 इंटू 0.245। When you solve this equation, the value of k will be what? Just try to solve. 2.10 into 5 by 3 into 1 minus 2.025. Okay, so it's coming 1 point, साथ साथ मिला लीजिए, 373 into 10 to power of 5
न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ वन 1.373 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। So this is the final equation, final terms of E, G, K and mu। तो अब सवाल ये है कि कन्वेंशनल में अगर आपसे पूछा जाए तो कन्वेंशनल के लिए तो पूरा का पूरा आपसे पूछ लिया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की ई इक्वल्स टू 2g इंटू वन प्लस म्यू पे 2 का वैल्यू दे देगा, तीसरा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ई इक्वल्स 3k इंटू वन माइनस 2 म्यू, किसी k का वैल्यू दे सकता है, म्यू का वैल्यू दे सकता है, तो आपको ई कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे टर्म्स अलग अलग, इसमें चार अलग बने हैं, चारों अलग अलग चार ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसमें, जो कि ईएस और स्टेट सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। गेट के सवाल में और भी थोड़ा डिफरेंट है कि गेट के सवाल में आपसे दो डेटा दे देगा, आपको बोलेगा कि आपको जी कैलकुलेट करके बताओ या फिर के कैलकुलेट करके बताओ गेट के सवाल में, क्योंकि गेट में छोटा क्वेश्चंस नहीं आते, गेट में बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि म्यू कैलकुलेट करके बताओ कि पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा इस केस में। तो ये आपको प्रिपेयर होना है। तो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एक बार मैं दोबारा से रिपीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन से m by i इक्वल्स टू e by r इक्वल्स टू f by y, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेंडिंग इक्वेशन, फ्लक्सुअल इक्वेशन, जैसे कि हर एक क्वेश्चन हर एक साल एक क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा आपको टॉर्जन इक्वेशन है, टॉर्जन इक्वेशन क्या कहलाता है, टाउ बाई आर इक्वल्स टू टी बाई आई पी इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। दिस इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो टॉर्जन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टॉर्क वाले चैप्टर पढ़ेंगे, आगे आएगा। क्वेश्चंस के बिहाफ पे हमने सॉल्यूशंस को लिखा, फिगर डायग्राम बनाया, उसके बाद जो जो रिक्वायर्ड डेटा था उसको हमने लिखा, जो गिवन डेटा था लिखा, और रिक्वायर्ड डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया कि ई क्या होता है, फिर जी कैसे कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने म्यू कैसे कैलकुलेट किया और के कैसे कैलकुलेट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमने पूरे के पूरे जो भी चीजें थे, जो भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दिस इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, दिस इज अ चार क्वेश्चन का सेट, चार ऑब्जेक्टिव, तो हमने एक ही में कवर किया। फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल फॉर्मूला यूज करके एक सिंगल टर्म्स पूछा जा सकता है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट सवाल जो करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे आपका ये है कि अ प्रिज्मेटिक बार इज fastened between two rigid wall at A and B and subjected to load as shown in the figure below. Determine the reaction at support. यानी कि यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि ए पे और बी पे क्या रिएक्शन होगा। तो आर ए एंड आर इक्वल्स टू नहीं है, आर एन आर बी इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है, आर ए और आर बी। तो जस्ट कैलकुलेट, ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। ये आपको पार्ट 2 में मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 होंगे वहां पे आपको मैं ये सेकंड क्वेश्चंस कराऊंगा। सो अगले पार्ट में मिलते हैं। इस तरीके के दो सवाल कराऊंगा वहां पे, एक को थोड़ा हिंट दूंगा और आपको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको एक बार ट्राई करिए, जैसे आपको बताया, तो आप इसको ट्राई करिए। अगर बनता है तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है अगर तो कोई बात नहीं, आई विल सॉल्व एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड आउट द आर ए एंड आर बी। एक आपको ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा, जिसे कि शॉर्टकट मेथड कह सकते हो, सिंपल तरीके से शॉर्टकट मेथड जो ऑब्जेक्टिव में अगर आता है ऐसे सवाल, तो कैसे, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आर ए आर बी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर होना है और कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर होना है। तो वी विल apply two approaches. One approach is the traditional approach and the second approach is the ट्रिकी अप्रोच, और कह सकते हो कि ट्रिक्स कैसे है इसको आर एन आर बी फाइंड आउट करने के लिए। बिकॉज आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक क्वेश्चन पे आप 5 से 7 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट का टाइम दो और पूरा कैलकुलेट करो, बट आपके पास 1 मिनट के टाइम में, 1 मिनट के समय में आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे वो भी। तो दोनों अप्रोच बताऊंगा, तो अगले पार्ट में मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।